यानी कि पाकिस्तानी जोर जोर से जैसे मुर्गा बांग मारता है सवेरे 3-4 बजे, पाकिस्तानी सबको कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेसी, पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेसी, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं। और कई मुस्लिम ये भी कहते हैं कि भाई कुरान में या हदीस में डेमोक्रेसी का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी इलेक्शंस का जिक्र नहीं है। ओ भाई, जिक्र तो इलेक्शन का जिक्र क्या रामायण में है या भगवत गीता में? ये एक थॉट प्रोसेस है, और ये थॉट प्रोसेस आपको ज्यादातर हर जगह तो आपको एक जैसा नहीं मिलता, पर ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में आपको एक थॉट प्रोसेस मिलेगा जहां पे एक स्ट्रांग मैन होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान में हो रहे हैं इलेक्शन, और पाकिस्तानियों को एक गलतफहमी है कि डेमोक्रेसी इक्वल टू इलेक्शन। यानी कि पाकिस्तानी जोर जोर से जैसे मुर्गा बांग मारता है सवेरे 3-4 बजे, पाकिस्तानी सबको कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेसी, पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेसी, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं। अब कैसे टूटे फूटे इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, किस तरीके से काली वीगो, आपको पता है वीगो क्या है? वीगो एक गाड़ी है जो आईएसआई यूज करता है अपने ऑपरेशन। तो किसी भी पाकिस्तानी से पूछिएगा, वो कहेगा कि ज्यादा ना बोल, बगल में काली वीगो खड़ी है, उठा के ले जाएगी। ठीक है जी। तो ये स्टोरी आज मैं आपको सुनाऊंगा कि पाकिस्तान में इशू है क्या। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बहुत भारी डिमांड आई है। कई लोगों ने कमेंट्स में लिखा है, कई लोगों जो मेरा नंबर है जिनके पास, उन्होंने व्हाट्सएप भी करा है कि मेजर साहब, पाकिस्तान में इलेक्शंस की बात हो रही है, आप पाकिस्तान पे गहरी नजर रखते हैं, जरा आप बताइए कि मसला है क्या। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि पहले थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं। कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में बेनजीर भुट्टो मेमोरियल लेक्चर हुआ, और एक प्रोफेसर है वहां पे, रियाज शेख साहब। तो रियाज शेख साहब ने कुछ बातें करी, और उन्होंने एक दो बातें बताई विच आई फाउंड वेरी वेरी रेलिवेंट। पर लेकिन पाकिस्तानियों में सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि जो बंदा अकल की बात करता है उसकी बात। अब ये डॉक्टर रियाज शेख ने अच्छी बात करी। उसने बोला पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों रूट्स नहीं पकड़ पाए, क्योंकि लार्जली इट्स अ ट्राइबल सोसाइटी। जब मैं कहता हूं ट्राइबल सोसाइटी, काफी सारी सोसाइटीज भारत में भी हैं जो कि ट्राइबल सोसाइटीज हैं, वो एग्लिटेरियन है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं, वो भी ट्राइबल सोसाइटी है, लेकिन दे आर वेरी डेमोक्रेटिक इवन इन द ट्राइबल स्ट्रक्चर। आप नागास के बीच में बैठिए, मिजोस के बीच में बैठिए, खासीस के बीच में बैठिए, अपनी अलग अलग ट्राइब्स के हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका इज वेरी वेरी हाईली डेमोक्रेटिक। पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के। दे आर एजुकेटेड पीपल, दे आर इंटेलिजेंट पीपल, दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, दे बिलीव इन मॉडर्न वैल्यूज। पाकिस्तान में उल्टा है, ट्राइबल सोसाइटी है ठाठा वाली। अब क्या है कि वहां पे एक जमींदार है, जमींदार के अंडर जो है एरियाज। अच्छा, पाकिस्तान में जैसे भारत में लैंड सीलिंग एक्ट हुआ और भारत में बोला कि इतने बीघे के बाद किसी के पास जमीन नहीं होगी, सिर्फ इतने एकड़ जमीन हो सकती है, बाकी जमीन नहीं हो सकती किसी के पास। पाकिस्तान में ऐसा हुआ ही नहीं। और कई पाकिस्तानियों का यह मानना है कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं, वडेरे हैं, उनकी जमीन बचाने के लिए ही पाकिस्तान को जन्म दिया गया था। जिन्ना उन वडेरों का एजेंट था। अंग्रेजों का तो था ही एजेंट, वो वडेरों का एजेंट था। जो बड़े बड़े वडेरे, बड़े बड़े जमींदार, आज की तारीख में भी दोस्तों पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास 5-5, 10-10 हजार एकड़ जमीन है। वो अपने जमीन पे लोगों को रखते हैं, कमी हो, हारी हो, जो भी उनको नाम दो, लोग रखते हैं। बंधुआ मजदूर की प्रथा आज भी पाकिस्तान में है, यानी कि वो चेन से बांध के ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को चेन से बांध के रखता है वडेरा। किसी के 3-4 पुश्त पहले किसी के बाप दादा ने कोई कर्ज लिया हो, बस ब्याज पे ब्याज चल रहा है, असल की बात ही नहीं कर रहा, ब्याज पे ब्याज चलता चला आ रहा है। वो पैर में उसके बेड़ियां, हाथ में बेड़ियां, वो काम कर रहा है वडेरे के लिए। ये भी पाकिस्तान में चल रहा है आज की तारीख में। अच्छा, अब हम आते हैं डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। दोस्तों, इसमें ना एक और बात है जो कंट्रोवर्शियल है, राइट? और मैंने कुछ जो अपने आप को कहते हैं वो इस्लामिक स्कॉलर्स तो नहीं है, जाहिर सी बात है, दे आर नॉट इस्लामिक स्कॉलर्स, लेकिन वो अपने आप को ये कहते हैं कि उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ी है, उनको इस्लामिक लॉ के बारे में जानकारी है, ऐसा वो खुद क्लेम करते हैं। मैंने जब उनसे बात करी तो एक टॉपिक आया कि इज इस्लाम कंपैटिबल विद डेमोक्रेसी। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लोग छेड़ने से थोड़ा सा गुरेज करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है यार किसी को बुरा लग जाएगा, क्यों किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंचाना ऐसी बातें करने के लिए। क्योंकि टॉपिक ऐसा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, कहीं पे भी डेमोक्रेसी नहीं है। हम पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की बात करें ना, ये देखिए, व्हाट चैलेंजेस डज पाकिस्तान डेमोक्रेसी फेस। ये देखिए ना, दिस इज द टॉपिक, व्हाट चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को। लेकिन किसी भी मुस्लिम कंट्री में डेमोक्रेसी ढंग की नहीं है। बांग्लादेश कहता है कि अगर वो डेमोक्रेसी है
तो मैं मानने को इसलिए तैयार नहीं हूं, राइट, क्योंकि बांग्लादेश में मिलिट्री कूज हो रखे हैं, यानी कि अनब्रोकन चेन ऑफ डेमोक्रेसी जब से मुल्क वजूद में आया है, आजाद हुआ है, व्हाटएवर द केस में भी, वहां पे नहीं है इस्लामिक वर्ल्ड में। तुर्की में ऐसा नहीं है। अब कोई एक आता 57 में छूट गया होगा मुझसे, तो मुझे नहीं पता। अगर छूट गया है तो आप बता दीजिए कि मेजर साहब आप गलत बोल रहे हैं, ये मुल्क है, ये प्योर मुस्लिम मुल्क है, यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी के लोग रहते हैं, पर यहाँ पे कभी कोई कू नहीं हुआ, कभी ये नहीं हुआ, कभी फसाद नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और कई मुस्लिम ये भी कहते हैं कि भाई कुरान में या हदीस में डेमोक्रेसी का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी इलेक्शंस का जिक्र नहीं है। ओ भाई, जिक्र तो इलेक्शन का जिक्र क्या रामायण में है या भगवत गीता में, रामचरितमानस में या वेद में ये कोई इलेक्शन का जिक्र है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से ये बंदा खड़ा होगा, उसको ऐसे वोट देना है? या फिर आप बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में कहीं ऐसा जिक्र है कि भाई किसी ने ऐसा, भगवान ने बोला द लॉर्ड सेड दैट लेट देयर बी इलेक्शंस? ऐसा तो कहीं नहीं है। ना सिखों की किताब में है, गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है, हिंदुओं की किताबों में नहीं है, ईसाइयों की किताब में तो किसी के नहीं है। यानी कि जो मॉडर्न आइडियाज आते हैं आपको एक्सेप्ट करना है। अब लेटेस्ट जो है इनमें, जो 3-4 हम धर्म के नाम लेंगे, लेटेस्ट है सिख धर्म है, ठीक है, जो बाबा गुरु नानक देव जी लेकर आए, तो उन्होंने दुनिया को सिख धर्म के बारे में बताया। और फिर सिखों के 10 गुरु आए। लास्ट गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वॉज द लास्ट एंड द 10th गुरु ऑफ द सिख्स। लेकिन भारत में सिख जो हैं वो इलेक्शन में पार्ट ले रहे हैं ना, डेमोक्रेटिक है ना, डेमोक्रेटिक हैं। हां, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत में हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है। चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो, हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है। उसमें बहुत सारे छेद हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, 10 प्रॉब्लम है, लेकिन डेमोक्रेसी है। यहां पे कोई जर्नैल आके प्रधानमंत्री निवास के ऊपर आके नहीं बैठ जाता कि कल से प्रधानमंत्री मैं हुआ, या कोई जर्नैल आके यहां पे राष्ट्रपति भवन में नहीं बैठ जाता भारत में। लेकिन पाकिस्तान में इट्स अ रेगुलर फीचर। अब ये एक्चुअली क्या है कि दिस प्रॉब्लम इज देयर इन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज, और आई वुड से ऑल द मुस्लिम कंट्रीज। आप कजाकिस्तान से लेकर, तजाकिस्तान से लेकर, आप सोमालिया ले लो, सऊदी अरब ले लो। इनफैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि कोई डेमोक्रेटिक कंट्री हो, प्योर डेमोक्रेसी, अनब्रोकन चेन ऑफ डेमोक्रेसी। कहीं पे शेख है, कहीं पे शेख का बेटा है, कहीं पे शेख का बाप है, कहीं पे मिलिट्री डिक्टेटर है, कहीं पे हाइब्रिड डेमोक्रेसी है जैसे पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान में दोस्तों 4 मोटे मोटे अगर मैं बता दूं, पाकिस्तान में 4 मिलिट्री डिक्टेटर हुए। अयूब खान, ही वॉज द फर्स्ट वन। पर अयूब खान के पहले भी पाकिस्तान में बहुत गदर चल रहा था दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान में भी ना डेमोक्रेसी जो है, कई बार इसका गला घोटा गया, कई बार, और हर बार घोटा गया इसका गला। हम डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अयूब खान आ गया। अयूब खान के बाद देयर वाज याह्या खान, 71, जो रंगरलियां मना रहा था और इंडियन आर्मी घुस गई ढाका में, भाई को पता ही नहीं लगा। ही वॉज ड्रंक एब्सोल्युटली, शराब पी के धुत। ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था कमरे के अंदर 3 दिन, और उसके स्टाफ अफसर में इतनी हिम्मत नहीं कि दरवाजा नॉक कर दे कि साहब इंडियन आर्मी पहुंच गई है। इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट जला दिया, और इंडियन एयरफोर्स ने इतने बम मारे कि ढाका के बादल जो थे आसमान के, वो काले हो गए। हिम्मत थोड़ा ना थी इनको बताने की। चुप, वो रंगरलियां मना रहा है अंदर, याह्या खान। उसके बाद आया इनका जियाउल हक, जिसने फौज में बोला कि सब दाढ़ी उगाएंगे, खुद की दाढ़ी नहीं थी इसकी, खुद की दाढ़ी नहीं थी। इसने बोला कि आप जो दाढ़ी बनाएंगे, आप जो दाढ़ी उगाएंगे अपनी, आप जो नमाज पढ़ेंगे, उसके हिसाब से आपकी जो ACR होती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जो साल की ACR होता है, ACR आपका इसी पे लिखा जाएगा कि आप कितने बेहतर मुसलमान हैं। उसके बाद परवेज मुशर्रफ जो आया, उसने बेड़ा गर्क करा पाकिस्तान का। उसने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ा, रद्दी के डस्टबिन में डाला। उसने बोला कि ठीक है, मैं बोलूंगा वो। ये एक थॉट प्रोसेस है, और ये थॉट प्रोसेस आपको ज्यादातर, हर जगह तो आपको एक जैसा नहीं मिलता, पर ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में आपको एक थॉट प्रोसेस मिलेगा जहां पे एक स्ट्रांग मैन होता है। ठीक है, एक स्ट्रांग मैन होता है जहां पे बोलता है कि हाँ, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला मैं करूंगा, या मेरा नाम मुअम्मर गद्दाफी है, राइट, मुझे तुम नहीं पसंद, मैं तुम्हें मार डालूंगा जान से। तो ये पूरे आलम इस्लाम में फैले हुए हैं ऐसे ऐसे कैरेक्टर,
पाकिस्तान इज नो डिफरेंट, पाकिस्तान को बेड़ा ही करके, यहाँ पर तो ट्राइबल सोसाइटी है पाकिस्तान में, इवन इन पंजाब, नॉट जस्ट इन खैबर पख्तूनख्वा, इन बलूचिस्तान, इवन इन पंजाब। तो इनका ऐसा रहा है। अब पाकिस्तान में क्या है कि बलोच प्रोटेस्टर्स आए दोस्तों, बलोच प्रोटेस्टर्स, तो बलोच प्रोटेस्टर्स आए तो भाई मार पिटाई शुरू। हमने कवर भी करा था, वो इस्लामाबाद आए, कोई ढूंढने आया, मेरा भाई चला गया, 10 साल से मेरा भाई नहीं देखा, कोई कहता है जी 15 साल से बाप नहीं दिखा मुझे, कोई कहता है जी मेरा बेटा चला गया, कोई कहता है मेरा दोस्त नहीं है। तो ये सब बलोच अपना पूरा वो लेकर आए अपना तामझाम, और उसमें थी औरतें और बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा। ये लोग आ गए और इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करना। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जबकि मैं पहले कवर कर चुका हूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक माइंडसेट होता है। प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट। भारत में नहीं हुआ, एक साल भर तो किसान बैठे रहे यहाँ पे, शाहीन बाग 1 साल रहा, किसने डंडे बरसाए उनके ऊपर? कर रहे हैं प्रोटेस्ट, करने तो कोई बात नहीं, कर रहे हैं तो जितना कर रहे हैं करने तो, उनका हक है प्रोटेस्ट करने का। जबकि देवर इनकन्वीनियंसिंग, ये किसान प्रोटेस्ट भी और शाहीन बाग भी, इन लोगों ने आम लोगों का नाक में दम कर दिया, आम लोगों का। चलो कोई बात नहीं। ये जब मैटर खत्म हुआ दोस्तों पूरा का पूरा इनका कि कि वहां पे हम लोग आएंगे, तो उन्होंने कहा खत्म हो गया बस मामला, ये मैटर खत्म हो गया, हम लोग वहां पे पहुंच गए, अब हम अपना अपील वपील करेंगे। अपना लाठीचार्ज हो गया भाइयों के ऊपर रात को। पुलिस आई, पंजाब पुलिस, दे दनादन। कुछ लोग आए सिविल कपड़े में, मुंह पे कपड़ा पहन के, जैसे कि डाकू होते हैं, लुटेरे। उन लोगों ने लोगों को उठा के ले गए। दहशत बनाने का एक तरीका होता है। पुराने टाइम पे जमींदार यही करता था ना, सारे जमींदार ने, जो बदमाश थे वो, जिस किसान ने अपना हक मांग लिया कि मालिक आपने इतना मुझसे अनाज ले लिया, पैसे इसके दे दो, तो उठा के ले गए, उसकी बीवी को उठा के ले गए, उसकी बेटी को उठा के ले गए, उसके बेटे को उठा के ले गए, या किसान को ही उठा के ले गए, मार मार के जान से मार दिया कि सारे लोग डर जाए। यही गेम पाकिस्तान में। लेकिन बाकी लोग जो अंग्रेज हैं वहां पे, जो एम्बेसी में हैं, वो देख रहे हैं कि क्या बेकार के लोग हैं ये लोग, ये काम करते हैं कि जब कोई अपना हक मांगने आता है उसको मारते हैं। तो यूरोपियन यूनियन EU के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक ट्वीट दाग दिया। ये ट्वीट देखिए, मैं आपको पढ़ के भी बता रहा हूं, ये अपने स्क्रीन पे देखिए, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर का ट्वीट दोस्तों। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर का नाम है रीना क्योंका। इन्होंने बोला, डीपली वरिड बाय रिपोर्ट्स ऑफ मिसहैंडलिंग एट बलोच लॉन्ग मार्च टू इस्लामाबाद, freedoms of expression, assembly and association guaranteed in Article 19, 21 and 22 respectively of the International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, a core measure of GSP plus implementation. Pakistan is party to the ICCPR. अब देखो ये चक्कर क्या है, उन्होंने GSP प्लस क्यों लिखा? ये पुरानी खबर है, 4-5 दिन पुरानी, आज की खबर नहीं है। आज की खबर तो वो है जो बेनजीर भुट्टो मेमोरियल लेक्चर, मैंने वहां से शुरू करा। अब मैं बताता हूं GSP प्लस बेसिकली क्या है। GSP प्लस यूरोपियन यूनियन वाले पाकिस्तानियों को एक फैसिलिटी देते हैं कि आप ये सामान भेजोगे, एक्सपोर्ट करोगे यूरोप, तो उस पर टैरिफ माफ है। तो पाकिस्तानी गुड्स वैसे तो कंपिटिटिव होती नहीं है प्राइस के मामले में। पाकिस्तानी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वहां पर बेड़ा गर्क हो रखा है, बिजली इतनी महंगी है कि एक पेंसिल 100 रुपए की मिलेगी आपको पाकिस्तान में। मैं ये नहीं कह रहा 100 रुपए की मिलती है, मैं एक उदाहरण, एक मुहावरतन आपको एक बात बता रहा हूं, नॉट कि इट कॉस्ट 100 रुपीज, बट आई एम जस्ट सेइंग, जस्ट टू एक्सप्लेन। चीजें 5 गुना 6 गुना महंगी, अब वो एक्सपोर्ट करेंगे वो 10 गुना महंगी हो जाएगी, कौन खरीदेगा यार? तो पाकिस्तानियों को हेल्प करने के लिए GSP प्लस यूरोपियन यूनियन ने दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है, तुम बेकार हो, बिल्कुल नाकामयाब लोग हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारे पास का कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी तुम बनाते हो कूड़ा करकट टाइप का गंदा चंदा, वो हम खरीद लेंगे, डोंट वरी। इसलिए नहीं कि पाकिस्तानी सामान बहुत अच्छा है या बड़ा सस्ता है या बड़ा कंपिटिटिव, नहीं, पाकिस्तान पे एहसान के तौर पे GSP प्लस उनको दे दिया। अब जब इन्होंने बलोचों को मारा तो यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने बोला कि ध्यान रखना, ये जो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स हैं ह्यूमन राइट्स के और जो आर्टिकल्स हैं जो अभी कोट करा था, आपने स्क्रीन पे ट्वीट देखा, एडिटर साहब जरा दोबारा लगाइए स्क्रीन पे ट्वीट, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं पाकिस्तान इनका सिग्नेटरी है। पाकिस्तान ने बोला है कि हाँ हम ये चीज का पालन करेंगे, और अगर पाकिस्तान इसका पालन नहीं करता है तो GSP प्लस खतरे में। और भाई साहब, अगर GSP प्लस हटा लेती यूरोपियन यूनियन, पाकिस्तान की वाट लग जाएगी। ये सड़क पे तो है ही, ये सड़क पे आ चुके हैं पाकिस्तानी, ये नाली के अंदर चले जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि इतना बुरा हाल हुआ कि सड़क पे आ गया, सड़क पे ऑलरेडी है, ये नाली के अंदर चले जाएंगे, इतनी वाट लग जाएगी पाकिस्तानियों की। अब
मैं आपको दूसरा ट्वीट देखिए अपने स्क्रीन पे। नॉर्वेजियन एम्बेसी इन पाकिस्तान ये कहते हैं, नॉर्वे इज वरिड ओवर यस्टरडेज रिपोर्टेड हैंडलिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इन इस्लामाबाद बाय प्रोटेस्टर्स एक्सप्रेसिंग देयर कंसर्न्स ओवर एलिजेड एचआर वायलेशंस एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन बलोचिस्तान, इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट। अच्छा, इसमें जो मुमताज जहरा बलोच हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, मुमताज जहरा बलोच साहिबा, स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन है, वो खुद बलोच है, ठीक है, खुद बलोच है। वो कह रही है एक्सटर्नल कंट्रीज इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान इज रिग्रेटेबल। बड़ी गलत है यार, किसी को पाकिस्तान जो कंट्री है उसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करने का हक नहीं है। कितने बेवकूफ़ हैं यार, इनके क्या ये कहाँ से पकड़ के लाते हैं ऐसे लंगूर बंदर। यार मैं ये जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े ओहदों पे लोगों को बैठा दिया, बिल्कुल अनपढ़ टाइप के लोग बैठा देते हैं, बिल्कुल दे शुड बी ना सर्कस, इनको सर्कस में होना चाहिए। ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इट इज रिग्रेटेबल। अरे भाई, तुम पैसा लेते हो उनसे, तुम पैसा लेते हो, वो तुम्हारे घर के बीच में घुस के तुम्हारे मामलों में दखलंदाजी इसलिए करते हैं क्योंकि तुम कटोरा लेके भीख मांगते हो उनसे। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ क्या कोई टैक्स लेता है किसी से? कोई शॉपिंग मॉल चलाता है, कोई प्लाजे चलाता है, कोई शुगर की मिल है आईएमएफ के? आईएमएफ के पास पैसा कहां से आता है? जो मुल्क है, मुल्क पैसा देते हैं आईएमएफ को, मुल्क मिला के आईएमएफ को पैसा देते हैं, वर्ल्ड बैंक को पैसा देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तब वो जाके आगे बांटते हैं आप लोगों को। आप ये चाहते हैं पैसा मिलता रहे, हमें मेहनत करनी नहीं है, हार्डवर्क करना नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तानी डीएनए में मेहनत करना है ही नहीं, ठीक है। कुछ गरीब कोई मेहनत कर रहा होगा, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज हैविंग फन। फॉरेन फंडिंग के चक्कर में सब लोग मजे मार रहे हैं पाकिस्तान में। एक बात बताओ यार, तुम कह रहे हो कि वो हमारे मामले में इंटरफियर ना करें, तुम्हारे मामले वो चलाते हैं बेवकूफों। कौन से मामले में इंटरफियर ना करें? तुम्हारे मामले वो चलाते हैं। अगर तुम्हें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लोन न दें, तुम्हारा 2 महीने पाकिस्तान ना चले, और तुम उनसे जिनके सामने भीख मांग रहे हो, जिनके सामने नाक रगड़ते हो गोरों के सामने, उन्हीं गोरों को कह रहे हो कि तुम इंटरफियर ना करो पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में। खुद तुमने अपनी खुद मुख्तारी बेच दी और यहां पे तुम बड़े सियाने बन रहे हो कि यार इंटरफेयर ना, कोई तो करेगा, वो तो करेगा भाई। तुमने अपना घर, अपने बर्तन सारे गिरवी रख रखे हैं, कुछ चीनियों को, कुछ गोरों को, कुछ अरबों को, तो करेंगे इंटरफेयर वो तो। यार देखो, ये तो बात है ना, ये तो होता है। जो सेठ साहूकार होता है, जब पूरा घर किसी का गिरवी रख लेता तो इंटरफेयर करता है कि घर कैसे चलेगा, वो तो करता है इंटरफेयर। फिर दोस्तों, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान को, दुनिया में तकरीबन 195 देश हैं, उनमें से जो टॉप 11 है, यानी कि पाकिस्तान का नंबर 11 है, जो कंट्रीज जर्नलिस्ट का मर्डर करते हैं, जर्नलिस्ट को मारते हैं, जर्नलिस्ट को टॉर्चर करते हैं, अगवा करते हैं, गायब। इमरान रियाज खान को देखिए, 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए गायब भी कर दिया था उसको। आया तो शक्ल से ऐसा लग रहा था बुढ़ा बाबा किसी गांव का होगा। कितनों को तो गोली मार दी, कितनों को हत्या करने की कोशिश करी, किन की हत्या कर दी। पाकिस्तान वर्ल्ड में 11th है आज की तारीख में दोस्तों। आप बोल नहीं सकते बिना फौज की इजाजत के। तो ये है, और ये पाकिस्तान कहता है कि हम डेमोक्रेसी हैं। तो आज मैंने सोचा, क्योंकि बातचीत चल रही थी इस मामले में, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, पाकिस्तान का एक बार चिट्ठा पर्चा खोल दूं। अगली बार अगर आपकी किसी पाकिस्तानी से डिबेट या बहसा बहसी हो गई ना, तो उसको वीडियो भेज देना चुपचाप, सन्नाटे में आ जाएगा वो। तो यहाँ पे वीडियो होता है खत्म। अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। तो पहला सवाल है कार्तिकेय का। इनका ये कहना है कि ग्लोबल ऑर्डर कैसे चेंज होगा जब भारत सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, और इकोनॉमीज जैसे यूएसए हैं, वॉर रिलेटेड इंडस्ट्रीज पे जो हेविली डिपेंडेंट हैं, वो कैसे मतलब करेंगे? क्या वो कोई और मेथड करेंगे भारत पे लेवरेज, यानी कि भारत को और कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अगर ये कंट्रोल उनके हाथ से हट गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अफगानिस्तान की जो लड़ाई थी, अफगानिस्तान की लड़ाई में $2 ट्रिलियन खर्च करे, उसमें से काफ़ी कुछ हथियारों पे खर्च करे, काफ़ी कुछ, सब नहीं, काफ़ी कुछ। तो 2 ट्रिलियन में ज़्यादातर अमेरिकन कंपनीज को वापस गया है। भारत का कोई रोल नहीं है, चाइना का कोई रोल नहीं, रशिया का कोई रोल, किसी और देश का रोल नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, अमेरिका अपने हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत तो कुछ भी नहीं खरीदता अमेरिका से, ना के बराबर। भारत के जो मोटे डिफेंस एक्सपेंडिचर हैं वो कहाँ, किसके कौन से देश से हुए हैं? अमेरिका से नहीं हुए हैं। वो आपके रशिया से हुए हैं या फ्रांस से हुए हैं। राफेल पूरा फ्रांस से आया है।
अमेरिका से भी हमने लिए हैं, लेकिन ये कहना कि साहब अमेरिका ग्लोबल ऑर्डर चेंज आता है, अमेरिका इज द बिगेस्ट बायर ऑफ अमेरिकन वेपन्स। हमें क्यों कंफ्यूजन हो जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ सरकार बनाती है हथियार ज़्यादातर। 99% ऑफ द वेपन्स आर मेड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एफिलिएटेड कंपनीज। अमेरिका में 99.9% ऑफ द वेपन्स आर मेड बाय प्राइवेट प्लेयर्स। अमेरिका खर्च करता है अफगानिस्तान में पैसा, वो पैसा वापस अफगानिस्तान से घूम के अमेरिका आ जाता है। अमेरिकन कंपनीज बेनिफिट, ये अमेरिका ऐसे करवाता है काम। दूसरे हैं कार्तिकेय पांडे, पहले वाले भी कार्तिकेय थे, दूसरे हैं कार्तिकेय पांडे। ये कहते हैं कि 2019 में जब सीए और एनआरसी इंट्रोड्यूस करा तो बहुत प्रोटेस्ट थी। क्या आपको लगता है कि दोबारा ऐसे प्रोटेस्ट होंगे और क्या इससे इलेक्शंस में इंपैक्ट होगा? देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है कि प्रोटेस्ट होंगी कि नहीं होंगी, पर मुझे लगता है कि अगर प्रोटेस्ट होंगी तो नामात्र के बराबर होंगे। मुझे नहीं लगता कि भारी भरकम प्रोटेस्ट होंगी। हो सकता है मैं गलत भविष्यवाणी कर रहा हूं, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर प्रोटेस्ट होती भी हैं तो हल्की फुल्की होंगी, और मुझे नहीं लगता कि सीए किसी को प्रॉब्लम। अगर हम बाहर से हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, अगर हम उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं भारत की, तो यहां पे लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है उसकी? मुझे नहीं पता कि क्या आपत्ति हो सकती है। मुझे नहीं लगता इस बार कुछ होगा। ये मेरा, अगर है भी तो बहुत कम होगा, कम लेवल पे होगा। दिस इज माय फीलिंग। सुमित लूना ये कहते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो मोस्ट सिग्निफिकेंटली इंडिया की जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड हाउ डू रीजनल डायनेमिक शेप इट्स फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा मामला है यार कि हाउ डू रीजनल डायनेमिक शेप फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स, ठीक है। बट आई थिंक जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं भारत की जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग को, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, गोइंग टू बी 3rd लार्जेस्ट। भारत का सॉफ्ट पावर, ये बहुत मैटर करता है। भारत का एक बहुत बड़ा पावर है जिसके बारे में भारत में इतनी बात नहीं होती, लेकिन दुनिया में उसका बहुत डंका है, वो है एनआरआईज। एनआरआईज ब्रह्मास्त्र हैं भारत के। यू सी, दुनिया आपको कैसे देखती है। अब जैसे आपने खबर पढ़ी है, 2 अलग अलग खबर हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ये जियोपॉलिटिक्स वाला सवाल बाद में कभी लेंगे, इट्स टू लॉन्ग टू डील विथ राइट नाउ, बट कैसे देखती हैं। एक खबर आती है कि सुंदर पिचई और सत्या नडेला भारतीय मूल के वो फलानी फलानी कंपनी के सीईओ चेयरमैन बन गए। तो अब जब भी कोई बाहर से देखेगा, कोई फॉरेनर देखेगा, इंडियंस इतने सारे हैं, तो क्या समझेगा? इंडिया के बारे में अच्छा ही समझेगा, यार इंटेलिजेंट लोग हैं, मेहनती लोग हैं, एजुकेशन स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है। अच्छा, अब इंडिया की बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पूरे दुनिया भर में जो 90% भिखारी हैं वो पाकिस्तानी हैं। अब ये न्यूज़ पढ़ के बाहर वाला क्या इंप्रेशन लेगा पाकिस्तान का कि पूरे देश में भिखारी भरे हुए हैं, विच इज मोस्टली करेक्ट, बट ये इंप्रेशन लेगा ना। सो इंडिया का पावर, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है, इंडिया की डिप्लोमेसी, एंड अबव ऑल इंडियाज एनआरआईज हु आर एक्चुअली इंडिया सुपर पावर, ब्रह्मास्त्र हैं हमारे एनआरआई। उन्होंने भारत की प्रोफाइल बिल्कुल ऐसे कर रखी है कि बिकॉज दे आर लॉ अबाइडिंग, कानून मानते हैं, कानून के हिसाब से चलते हैं, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं सोसाइटी में, अपने कल्चर को लेकर चलते हैं। लेकिन आपने कभी सुना है कि 10,000 भारतीय इकट्ठा हो गए और उन्होंने लंदन में दंगा फसाद कर दिया? सुना है कभी आपने कि 1 लाख भारतीय इकट्ठा हो गए अमेरिका में और उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी और आगजनी कर? आपने कभी नहीं सुना होगा। हम लोग इन चक्करों में पड़ते ही नहीं है। किसी भी रिलीजन का बंदा हो, इन चक्करों में पड़ता ही नहीं इंडियन। दैट इज वाई वी आर द फेवरेट। जसवंत राजपूत ये कहते हैं कि सीए जो है ये भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा भी है, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तानीज भी भारत के अंदर घुस जाएंगे एज इम्पर्सनेटर्स। कोई किसी को इम्पर्सनेट तो क्या ही करेंगे यार, इम्पर्सनेट, यू कांट इम्पर्सनेट लाइक दैट। आपका पूरा डिजिटल मामला है, आधार कार्ड है, तो ऐसे इम्पर्सनेट करना तो किसी को मुश्किल है, क्योंकि बोलेगी जी मैं गौरावारी हूँ और मैं कराची में रहता हूँ, स्लाइटली डिफिकल्ट। देखिए, इसीलिए टाइम लिया जाता है, कई सालों का प्रोसेस है, आदमी की वेटिंग होती है, फिर वेटिंग होती है, फिर वेटिंग होती है, छानबीन के, फिर सिटीजनशिप। इज अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस इन इंडिया। तो मुझे लगता नहीं है कि हमें इसमें कुछ पाकिस्तान की तरफ से कुछ खतरा है। आई डोंट थिंक वी शुड बी। अगर हम हज़ारों लोगों को लेंगे, लाखों लोगों को लेंगे, एक आध बुरा होगा उसको सॉर्ट आउट कर देंगे यार, क्या दिक्कत है उसमें। दोस्तों, मेरी आपसे एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है। हमारा एक नया चैनल है यूट्यूब पर जिसका नाम है द राष्ट्र प्रथम। उसमें प्रेम कश्यप हैं,
जो कि एंकर हैं, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत आशीर्वाद है आपका। और आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस चैनल को जाके उस चैनल को भी आप एक बार सब्सक्राइब करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को। और प्रेम को भी वही आशीर्वाद दीजिए जो आपने द चाणक्य डायलॉग्स को दिया था। आपके आशीर्वाद से द राष्ट्र प्रथम तरक्की करेगा, दिन दोगुनी रात चौगुनी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे होता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।